29 जुलाई को जो एग्जाम हुआ था अधिनायक अनुदेशक वाला 122 पोस्ट का, जो भी एग्जाम दिए होंगे, ऐसा ही इसमें पूछा गया था 122 सीट में। आज आपको पता चलेगा कि एनसीईआरटी से कहाँ क्वेश्चन आए गए हैं साइंस से, और ये क्वेश्चन बने कैसे हैं। यही चीज आपको पता चलेगा एनसीईआरटी पढ़ना क्यों जरूरी है। आज का सवाल कुछ तो मिलेंगे आपको रिजल्ट में, लेकिन कॉन्सेप्ट जो आता है यही क्लियर होगा। जो आसान क्वेश्चन है उसको भी कैसे घुमा के पूछा गया डायरेक्ट देखते हैं, ठीक है। तो हम लोग आज देखते हैं, ये क्वेश्चन है कथन और कारण। देखिए 122 प्रश्न सबका, देखिए कथन कारण सारा जो एग्जाम दिए होंगे उनको पता होगा कैसा क्वेश्चन ये पूछा गया। ध्यान से देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन का हम लोग बनाएंगे, साथ साथ हम कहाँ से क्वेश्चन आया है देख लीजिए। नाक कान नाक श्वास नली मुख्यतः किस जगह तक बने होते हैं, साथ साथ ना ये हो गया आपका रिपीट हो गया, ये सारा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आप लोग इसको देखिए, आज आज बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला। इसी तरह आप लोग के लिए आने वाले हैं अभी तक जितना दरोगा का एग्जाम हुआ है, जितने बिहार पुलिस के एग्जाम हुए हैं, साथ साथ एनटीपीसी एसएससी के जो सीजीएल में पूछा गया था, वो सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाने वाले हैं, ठीक है। अभी आप लोग देखिए, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या था। पहला क्वेश्चन था कि देखिए वो आपको एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन थे, नंबर नहीं देखना है। नाक कान श्वास नली में किस प्रकार के उत्तक के बने होते हैं। आप देखिए उपकला आप लोग उत्तक पढ़े हैं, कितना कंफ्यूजन होता है अगर एनसीईआरटी नहीं पढ़े होते हैं, आपको डायरेक्ट कंफ्यूजन होगा कि देखिए नाक कान का उत्तक जो है ना कहाँ बना होता है। तो ध्यान से देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है उपकला, संयोजी उत्तक, संयोजी उत्तक, उपास्थि, पेशीय उत्तक, तंत्रिका उत्तक। सीधा हम लोग आते हैं, आपको देखिए आपके आसान करने के लिए आते हैं। देखिए अस्थि संयोज, देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए अस्थि संयोजी उत्तक का उदाहरण है। तो क्या पूछा है, नाक कान वाला, डायरेक्ट हम लोग आंसर पे ही आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस जगह पे आपको दिखेगा उपास्थि, नाक कान कंठ और श्वास नली में उपस्थित होता है। आपका आंसर मिल गया। यहाँ पे देखिए आपको दोबारा क्वेश्चन पे लेके जाते हैं, नाक कान और श्वास नली मुख्यतः किस प्रकार के उत्तक के बने होते हैं। याद रखिए ऑप्शन में क्या है, संयोजी उत्तक उपास्थि। समझ गए। अब थोड़ा सा डिटेल्स पढ़ते हैं साथ साथ, इसी तरह आप लोग को पढ़ाने वाले हैं। अब हम इन मजा आने वाला है। वीडियो को शेयर जरूर करें, सपोर्ट जरूर करें, जिससे कि सभी भाई तक पहुंचे, ठीक है। जो खास करके आपके जूनियर और छोटे हैं, ठीक है, उनको ये पता चले कि एनसीईआरटी पढ़े बिना कुछ काम नहीं हो पाएगा, ठीक है। उसके बाद ये देखते हैं कि अस्थि उत्तक में देखते हैं, अस्थि उत्तक होता है क्या होता है, यह मांसपेशियों को सहारा देता है, ठीक है। शरीर यह उत्तक मजबूत और कठोर होता है। अस्थि की बात कर रहे हैं, उपास्थि की नहीं। अस्थि कोशिकाएं क्या होती है, कहाँ होती है, अस्थि कोशिकाओं कठोर अधातु में धंसी होती है, जो कैल्शियम तथा फास्फोरस की बनाती। एक क्वेश्चन पूछा गया था प्री में, दरोगा का प्री में, दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं, उसको बोलते हैं संयोजी उत्तक, जिसे स्नायु अस्थि तंतु कहते हैं। याद है ना, स्नायु को ही अस्थि बंधन तंतु बोलते हैं। अगर इंग्लिश में ये दिया तो ये देखिए अस्थि बंधन तंतु स्नायु, ठीक है। अब देखिए यह उत्तक बहुत लचीला एवं मजबूत होता है स्नायु में, यही स्टेटमेंट बना के देंगे आपको स्नायु के बारे में, ठीक है। देखिए इसी को हम लिखे, हम जब पढ़ते थे लिखे हैं लिगामेंट, है ना। देखिए स्नायु में अधात्री बहुत कम होती है। संयोजी उत्तक कंडरा, कंडरा को टेंडन बोलते हैं, यानी स्नायु को लिगामेंट बोलेंगे। लिख लीजिए कहीं पे बगल में, आपको लिगामेंट अगर आया तो स्नायु भी आएगा, ठीक, क्लियर हो रहा है। अब देखिए टेंडन को ही कंडरा बोलते हैं। कंडरा मजबूत तथा सीमित लचीलापन वाले रेशेदार उत्तक होते हैं। यही क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया था कि कौन सा अस्थि जो होता है लचीलापन रसेदार उत्तक के बने होते हैं। स्नायु, अस्थिबंध, लिगामेंट, चार ऑप्शन दिए थे। जो मेरे से इसमें उस समय गलती हुआ था तो समझ में नहीं आता, ये हमको लगता है सीजीएल 3 में पूछा गया था या तो बिहार एसआई में पूछा गया था, हमको याद है मेरी सीट में पूछा गया। याद रखिए दो तरह के संयोग उत्तक होता है, अस्थिबंध जो होता है, ऊपर से फिर रिपीट कर रहे हैं, अस्थि संयोग उत्तक जो होता है, संयोजी उत्तक का उदाहरण अस्थि, याद रखिएगा। इसमें मांसपेशी सहारा देता है। स्टेटमेंट समझ सबको बना के शॉर्ट नोट्स बनाना है। अस्थि लिख के क्या लिखिएगा, संयोजी उत्तक। आपको एक चीज और साथ सिखा रहे हैं, हम अगले वीडियो में सिखाएंगे, यहाँ पर टाइम कम है इसलिए आप लोग डायरेक्ट प्रैक्टिस पे ध्यान देना। अस्थि उत्तक क्या है, संयोजी उत्तक है, मजबूत कठोर होता है। अस्थि कोशिकाएं कठोर आधातु में धसी होती है, जो कैल्शियम फास्फोरस से बनी होती है। दो अस्थियां याद रखिएगा, अस्थि प्लस अस्थि क्या लिखिएगा शॉर्ट नोट्स में, अस्थि प्लस अस्थि लिखिएगा बराबर क्या लिख दीजिएगा, लिगामेंट, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा स्नायु, एक और लीजिएगा अस्थि बंधन तंतु। तीनों नाम याद रखना है आपको,
ठीक है। यह उत्तक स्नायु का धात्री बहुत कम होती, स्नायु में धात्री बहुत कम होती है। अब संयोजी उत्तक दूसरा कंडरा होता है, टेंडन बोलते हैं, कंडरा मजबूत होता है, लचीलापन कम होता है, ठीक है। लेकिन स्नायु लचीलापन ज्यादा होता है, आपको बदल देगा, बोलेगा स्नायु ज्यादा लचीलापन, स्नायु कम होता है, और टेंडन ज्यादा होता है। तो याद रखिएगा टेंडन कम होता है, स्नायु ज्यादा होता है। हिंदी में क्या है। अब आते हैं उपास्थि में, यही क्वेश्चन पूछा गया था। तो उपास्थि में क्या है, उपास्थि एक अन्य प्रकार के संयोग उत्तक होता है जिसमें कोशिकाओं के बीच पर्याप्त स्थान होता है। उपास्थि क्या होता है, हमारा कान, हमारा नाक, जितना लचीला वाला पता, मुर्गा वाला टांग खाते हैं ना, कुड़कुड़ करता है, वो उपास्थियों का बनाना होता है। यहाँ का हड्डी कमजोर होता है। यहाँ पे सीधे आते हैं, ठोस अधात्री प्रोटीन और शर्करा के बने होते हैं। लिख लीजिए, ये जो अधात्री में घुसा हुआ रहता है वो प्रोटीन और शर्करा का बना होता है। ये अस्थियों को, जोड़ों को चिकना बनाता है। देखिए कान चिकना है, उपास्थि नाक, कान, कंठ और श्वास नली पाया जाता है। लिख लीजिए। अब आते हैं एरियोलर संयुग उत्तक, त्वचा और मांसपेशियां। एरियोलर संयुग उत्तक क्या होता है, संयुग उत्तक में क्या क्या, अस्थि था, टेंडन था, और क्या था, आपका लिगामेंट था। और क्या एरियोलर की आवाज लिख लीजिए, एरियोलर के बीच रक्त नलिका के चारों और नसों और अस्थि मज्जा पाया जाता है। ठीक, पूछेगा किस उत्तक के पास चारों ओर मांसपेशी, रक्त नलिका, चारों नसों का पाया जाता है। तो डायरेक्ट एरियोलर, टेंडन, लिगामेंट ऑप्शन देगा, तो आपको एरियोलर मार्क क्या आना है, लिख लीजिए। यह अंगों के भीतर खाली जगह को भरता है, आंतरिक अंगों को सहारा प्रदान करता है, उत्तकों की मरम्मत करता है। क्लियर। अब हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है, अमीबा की कोशिकाएं कैसी होती है, ये सब हम लोग बताएंगे अगली वीडियो में। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ये सब चीज। तो हम अगले क्वेश्चन, सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है अमोनियम फास्फेट। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था अमोनियम फास्फेट के बारे में। अमोनियम फास्फेट का फॉर्मूला होता है, हम आपको बताए थे, अब यही चीज पूछा गया था। देखिए हम आपको अभी कल पिछले वीडियो में बताए थे, देखिएगा चैप्टर 3 में। अमोनियम फास्फेट, अमोनियम होता है NH4, अमोनियम देखिए अमोनिया NH3, अमोनियम NH4। अब NH4 कितना होता है, तो NH4 का देखिए अब PO4 अभी पता चलेगा 3 माइनस NH4 एक ही प्लस होता है। ठीक, अब क्या बोले थे, जब दूध को जुड़ा हुआ रहता था तो हमेशा कोष्टक में गिरेंगे। अब इसके सामने में क्या लिख देंगे, एक, इसके सामने में क्या लिख देंगे, 3, क्रॉस कर देंगे। हम बताए थे आपको NH4 का होल थ्राइस, उसके बाद यहाँ लिख देंगे PO। समझ में आ गया क्या कि इसका एक ही है, समझ में आ गया। अमोनियम फास्फेट का कहाँ है होल थ्राइस, NH4 का होल थ्राइस। देखिए कितना कंफ्यूजन होता है, आज बता दिए तब ना, देखिए कितना चीज है, बस थोड़ा सा अंतर है, कहीं कुछ अंतर नहीं है। देखिए ये कट जाएगा, देखिए ये कट जाएगा, लेकिन होल थ्राइस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब कहाँ है इसका आंसर, तो आंसर दिखाते हैं आपको, यहीं पे बना हुआ है। यहाँ पे देखिए फास्फेट PO4 माइनस, अमोनियम NH4 माइनस। तो थोड़ा सा इसको ये कर देते हैं, बड़ा ज्यादा हो गया है, छोटा होगा तो आपको दिख जाएगा। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या आया था, ये सब देखिएगा, अमोनियम सल्फेट, इसको लिख लीजिएगा, अगला बार हो सकता है इसमें पूछ लेगा, कैसे हुआ है आपको क्लियर होगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या था, जब कोई व्यक्ति नाव से छलांग लगाता है तो नाव पीछे की तरफ नहीं खसकती है। अब यहाँ दिया हुआ है, देखिए कितना इजी है, लेकिन आपको थोड़ा सा फंसा सकता है, समझिए कथन। अब कहाँ से आया क्वेश्चन, ये दिखाने वाले हैं कि एनसीईआरटी पढ़ना कितना, एनसीईआरटी के बिना आपको सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। कथन ए और आर पे विचार करिए, जब कोई नाव से छलांग लगाता है तो नाव पीछे नहीं खिसकती है। ठीक, कितना कॉमन पॉइंट है। न्यूटन के तृतीय गति नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत क्रिया होती है। अब आते हैं, देखते हैं कहाँ इसका आंसर दिया हुआ है। अब आते हैं एक चीज और, पहले इसको समझिए आप, इसको आपको हम कॉन्सेप्ट के साथ साथ सब कुछ कराने वाले हैं। न्यूटन के बल में गति के बारे में आप इसको पढ़िएगा, बल और गति पढ़िएगा, क्लास 9th का चैप्टर, ठीक है। इसको भी पढ़िएगा ना, यहाँ देखिए ये भी 9th का ही भाग है, ये भी 9th का ही भाग है। आप जब इसमें पढ़िएगा उत्तक के बारे में तो आपको मिलेगा, ठीक है। सब 9th का क्वेश्चन है, दिया हुआ है, ठीक है। उत्तक ये पढ़िएगा, आपको रासायनिक बंधन पढ़िएगा, रासायनिक समीकरण पढ़िएगा। अब यहाँ पे देखिए 9th की क्लास में जब आपको गति वाला पढ़िएगा तो यहीं पे पहले इसको देखिए, 60वें सेम क्वेश्चन पूछा गया था, गति को नियम को पहली बार किसने किया था, तो याद रखिए गति का नियम सबसे पहले दिया था गैलीलियो ने। गैलीलियो ने ही जड़त्व का नियम दिया, इसी गति का गैलीलियो के सिद्धांत पर ही न्यूटन ने कार्य किया। हम न्यूटन मार के आए थे, ठीक है। उसमें न्यूटन
ने बल की गति के बारे में गैलीलियो विचारों को आगे विकसित किया। उन्होंने 3 मौलिक नियमों को प्रस्तुत दिया था, पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम। इसी में आपको क्वेश्चन मिलेगा इसका। देखिए क्या क्वेश्चन है, गैलीलियो ने ही निष्कर्ष निकाला था, छोड़िए आगे हम लोग पढ़ेंगे इसको डिस्कस, पहले क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। आंसर क्या है, गति का तृतीय नियम। ध्यान से देखिए यहाँ पे आप लोग को अगर दिखा रहा होगा तो गति का तृतीय नियम इस भी व्यक्त करता है कि किसी क्रिया के ठीक विपरीत उसका विपरीत प्रतिक्रिया पड़ता है। थोड़ा कट गया है इसलिए आप लोग को समझ चाहिए, यहाँ से दिया गया था। ठीक है, अगला क्या दिया हुआ है, एक अगला देखिए दिया हुआ है, पहला तो ये पीछे नहीं खींच सकती है, याद करिए यही चीज, जब जैसे नाव पे कूदेगा ना तो विपरीत प्रतिक्रिया मतलब क्या होता है कि हमेशा यह पीछे की ओर फैलाएगा। क्लियर हो गया, यहाँ दिक्कत नहीं हो गया। देखिए यही चीज बोल रहा है, देखिए विपरीत पहली बात करेंगे, इसका तात्पर्य कि वस्तु सदैव युगल होंगे कारण पर कि दो अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करती है, गति का तृतीय नियम। ठीक है, दूसरे जैसे आप पत्थर अपना पैर मारते हैं जमीन पे ना, तो आपका तृतीय नियम काम करता है। ठीक है, गति का तृतीय नियम इस प्रकार से, देखिए किसी भी क्रिया के ठीक समान किंतु देखिए ठीक उसके समान किंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। यदि अवश्य याद रखना चाहिए प्रतिक्रिया बल सदैव दो अलग अलग वस्तुओं पर एक साथ कार्य करता है। ये छोटा सा आपको पॉइंट इसमें याद रखना है। ठीक है, प्रतिक्रिया बल, हम इस सब क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको। अब अगला क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए अनुदेशक वाला क्वेश्चन में था जो बिहार बैठे हुए एग्जाम में, तो यहाँ पे देखिए प्रसरण का बात कर रहे हैं। प्रसरण कोशिका के बाहरी वातावरण के बीच गैसों का परिवहन में सहायक होता है। प्रसरण में पदार्थ की निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ग्रहण करता है। अब देखते हैं कि प्रसरण क्या होता है। प्रसरण का ये जब जीवन की मौलिक इकाई क्लास 9 खोलिएगा तो यही प्रसरण आपको मिलेगा। डिफ्यूजन कोशिका क्या बोल रहा है, बाहरी वातावरण के बीच गैसों का परिवहन करता है। प्रसरण की निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता, याद रखिए अब पढ़ा चुके हैं, हमेशा परासरण या प्रसरण कुछ भी होता है उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे, अब देखिए यहीं पे आपको मिलेगा देखने के लिए, जब देखिएगा सम पर आप फूलने लगती है, देखिए प्रसरण है, पदार्थों की गति उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाती है। पता चला, कुछ कार्बन डाइऑक्साइड अथवा ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली के आर पार विसरण की प्रक्रिया द्वारा आ जा सकते हैं। याद रखिए कोशिका झिल्ली के आर पार जो जाएगा विसरण की प्रक्रिया द्वारा। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखना हमने पदार्थों की गति उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करता है। यहाँ पे कौन मिला, उसकी यही चीज है, जब पदार्थ CO2 और एक कोशिकीय अपशिष्ट निष्कासन आवश्यक है, कोशिका में एकत्र हो जाती है। कोशिका बाह्य वातावरण, यही चीज है, देखिए ध्यान से, कोशिका बाह्य पर्यावरण में CO2 की सांद्रता में स्थित कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता की अपेक्षा कम होती है। यही चीज है, देखिए देखते हैं ना, तो याद रखिए यही आपको ऑप्शन में एक बार देख लीजिए। प्रसरण में क्या होता है, बाहरी वातावरण के बीच गैसों का परिवहन करता है। ठीक, ये हमेशा क्या कहा, ये क्या लिखा है, निम्न से उच्च, नहीं उच्च से निम्न। ठीक है, तो आपको पढ़ेंगे, ये चीज बता दिए हैं। यहाँ पे देखिए है ना, कोशिका बाह्य वातावरण से, समझ आ रहा है, आपको मिल गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक क्रिकेट खिलाड़ी गेंद को पकड़ते समय अपने हाथों के पीछे की ओर ले जाता। देखिए कथन और कारण आप पढ़ के गए संवेग वगैरह, न्यूटन गति का दूसरा नियम, लेकिन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कैसा है, इसलिए भाई एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है। एक क्रिकेट खिलाड़ी गेंद को पकड़ते समय अपने हाथों को पीछे खींचता है, ऐसा करने से गेंद द्वारा लगाए गए बल का मान कम हो जाता है। तो इसका आंसर देखिए क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, देखिए यहाँ पहले ऑप्शन देखिए क्या, एक खिलाड़ी गेंद को पकड़ते हैं अपने हाथों को पीछे और खींचता है, यानी कि ये सही है, कथन सही है। आपको पता है कहीं कहाँ मिलेगा ये भी दिखाएंगे, कथन सही है। कारण ऐसा करने से गेंद द्वारा लगाया गया बल का मान कम होता है, तो बल का मान कम ही होता है, ये और दोनों सही है। ठीक है, समय को बढ़ाने, देखिए और क्या है, कथन ए की व्याख्या करता है। ठीक है, कम समय में शून्य होता, देखिए समय, अब देखिए बहुत कम समय में शून्य होता, देखिए यही दिया हुआ है, बहुत कम समय में शून्य होता है, अर्थात गेंद संवेग परिवर्तन की दर अधिक होती है, इसलिए कैच लपकने से अधिक बल लगाना होता है, इसलिए बल को कम करता है। समय को बढ़ाते हैं तो बल कम हो जाता है, यही देखिए क्या करते हैं, समय को बढ़ाते हैं तो बल का कम हो जाता है। ठीक है, हम लोग पीछे खींचते हैं यानी समय। अब देखिए पराग नलिकाओं में बीजांड की ओर बढ़ना किसका उदाहरण है,
बियॉन्ड की ओर बढ़ना, सीधा हम लोग अब आंसर पे आते हैं। चैप्टर 7 खोलिएगा, क्लास 10th का, ठीक। तो आपको वहां मिलेगा, क्या मिलेगा देखिए, यही मिलेगा आपको। यहाँ पहले क्वेश्चन एक बार और पढ़ते हैं, क्या है, पराग नलिका में बियॉन्ड बढ़ना किसका कारण, ऑप्शन है प्रकाश अनुवर्तन, रसायन अनुवर्तन, जलावर्तन, गुरुत्वावर्तन। तो आते हैं सीधा आंसर पे। देखिए, प्रकाश अनुवर्तन गतियों के प्ररोह प्रकाश की ओर मुड़कर प्रक्रिया द्वारा दूर अनुक्रिया करता है। पादप उद्दीपनों को हम लोग क्वेश्चन देखेंगे पहले, ठीक है। पराग नलिका तो खोजेंगे, परीका पराग नलिका कहाँ है, तो पराग नलिका पराग नलिका पराग नलिका कहाँ मिलेगा भाई, हाँ यार देखिए, हाँ यही मिलेगा आपको पराग नलिका। आइए थोड़ा सा दिखा देते हैं। देखिए निसंदेह गुरुत्वाकर्षण, एक कट गया थोड़ा सा, रसायनुवर्तन एक उदाहरण है, जिसे नलिका, देखिए यह छूट गया है, पराग नलिका, नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करता है, जिसके बारे में हम अधिक जानकारी देते हैं जनन प्रक्रम में। तो आप इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, देखिए रसायनुवर्तन, पराग नलिकाओं में बीजांड की ओर बढ़ना। अब गुरुत्वाकर्षण क्या होता है आपको भी पता है, तो प्रकाशनुवर्तन, देखिए प्रकाशनुवर्तन तो ऑप्शन में है ये नहीं, प्रकाशनुवर्तन भी है। प्रकाशनुवर्तन में क्या होता है, देखिए पास प्रकाशनुवर्तन गतियों में, अगर इस बार ई पूछ लिया तो अगली बार ई भी पूछ सकता है। प्रकाशनुवर्तन क्या करते हैं, गतियों में प्ररोह प्रकाश की ओर मुड़कर अनुक्रिया तथा इससे दूर मुड़कर अनुक्रिया करते हैं, ठीक है। प्रकाशनुवर्तन में क्या होता है, ऑक्सीजन के बारे में सुने होंगे ना, ये जो पौधा मुड़ जाता है ना, तो प्रकाशनुवर्तन होता है। रसायनुवर्तन क्या होता है, पराग नलिका में बीजांड की ओर वृद्धि करता है। तो यही चीज आपको मैच कर रहा होगा, ठीक है, मैंने बता दिया। देखिए यही चीज है, नलिका में बीजांड की ओर वृद्धि करता है, अलग कुछ नहीं है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, आप जब 10th का चैप्टर 1 खोलिएगा, रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, तो ये क्या पूछ रहा है, जब अभिक्रिया को संतुलित करते हैं, तो हम संतुलन पढ़ाएंगे आपको। आपको ध्यान, एक क्वेश्चन 2-3 बार आप पूछा जा चुका है, देखो तो बड़का बड़का 4 को ऑप्शन ही दे दिया था, संतुलन कौन संतुलित नहीं है, तो ये दे दिया। तो इसमें बोला संतुलित करने पर जल का गुणांक कितना होता है, तो भैया देखिए, आइए डायरेक्ट डायरेक्ट आंसर दिखाते हैं आपको हम। देखिए ये संतुलित समीकरण है, 3Fe4H2O4H2 है। तो क्या पूछ रहा है, देखिए पूछ रहा है क्वेश्चन में कि H2O का गुणांक कितना है, तो सीधा आंसर मारेंगे, H2O गुणांक 4 है। आंसर में 4 ऑप्शन होगा, तो 4 मार के निश्चिंत हो जाएंगे। अच्छा से डीपली पढ़ाएंगे, आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल के समय कौन सा कथन सही है, दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के द्रव्यमानों और गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है। हम आपको गुरुत्वाकर्षण के बारे में थोड़ा सा पहले ये दिखा देते हैं। F बराबर क्या होता है, M1 इंटू M2 बटा R स्क्वायर। इसका मतलब क्या, दो पिंडों का गुणनफल और उसका त्रिज्या का व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। इसका गुणनफल ये हो गया और इसका व्युत्क्रमानुपाती। तो आप देखते दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उसके द्रव्यमानों गुणनफल का अनुक्रमानुपाती, यानी अनुक्रमानुपाती है, व्युत्क्रमानुपाती नहीं है। व्युत्क्रमानुपाती गलत होता है, अनुक्रमान यहाँ से सही है। इंग्लिश भी दिया हुआ है, जो इंग्लिश वाले हैं वो अपना क्वेश्चन बना लेंगे। उसके बाद दिया हुआ है सही है, यानी कि यही क्वेश्चन सही होगा। दो पिंडों उस योग के योग गलत है, गलत है, गलत है, सीधा आंसर हो गया। आप सॉरी यार, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ठीक है, अनुक्रमानुपाती। इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ मिलेगा, तो आंसर यहाँ मिलेगा। आंसर देखिए, जब आप पढ़िएगा इस चीज को गति व गुरुत्वाकर्षण वाले में, तो देखिए यहीं पे आपको पक्का मिलेगा एकदम। देखिए चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं, कहाँ पे कहाँ पे कहाँ, हाँ तो ये तो आकर्षित यहीं पे कहीं मिलेगा आपको, देख लीजिए। यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण का दिया हुआ है, अध्ययन करेंगे, भारत स्थान यहाँ पे नहीं मिला है, हमको दिखाते हैं, तो नहीं आ पाया इसमें, ठीक है, थोड़ा सा वेट करिए। तो हम आपको वैसे समझा दिए, समझे ना, फॉर्मूला हम समझा दिए आपको। इसी चैप्टर जब गुरुत्वाकर्षण खोलिएगा, आप लोग इस चैप्टर खोलिएगा, अध्याय 10 खोलिएगा, 10वां किताब का,
ठीक है, तो आपको गुरुत्वाकर्षण मिलेगा। ठीक है, सॉरी, 9th में गुरुत्वाकर्षण है, 9th का जो एनसीईआरटी साइंस पढ़िएगा तो वहीं आपको गुरुत्वाकर्षण मिलेगा। ठीक है, दिया हुआ है नहीं, उम्मीद है हम ऐसे लिए थे, भूल गए, लगता है मिस हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या है, अगला क्वेश्चन, हाँ देखिए यही है, गति के तीसरे नियम, लेकिन गति दूसरे, हाँ, बल त्वरण के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये दूसरा चीज है, गति का तीसरा नियम में दिया हुआ है। ठीक है, हम बताएंगे इसको, बल और त्वरण में क्या होता है ना। चलिए देखिए, यही गुरुत्वाकर्षण नियम है। यहाँ पे देखिएगा, सुनिए, देखिए सब चीज है यहाँ पे। देखिए गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम है ना, जिसको बड़का ऐसे देगा, एगो क्वेश्चन में जी में व्यक्त करते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स को इस जी में व्यक्त करते हैं। दिया हुआ है दो पिंडों के द्रव्यमानों गुणनफल के समानुपाती, यही ऑप्शन में था, ऐसा वही सही हो जाएगा। यह बल दोनों पिंडों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में लगता है, थोड़ा सा इसको खाली ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये देखिए, केंद्रों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में ही निर्देशित होता है। अब न्यूटन का थोड़ा सा अलग है, न्यूटन का व्युत्क्रम वर्ग नियम हम पढ़ाएंगे, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब चीज आपसे एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, तो ये सब चीज है, आज का वीडियो इतना ही रहने देते हैं। और बचा हुआ ऊर्जा, इसका आंसर आप लोग दीजिएगा, ये भी क्वेश्चन था। ऊर्जा, जब इसका आप पढ़िएगा, ऊर्जा खोलिएगा तो मिलेगा आपको ऊर्जा वाले में 9th क्लास में। देखिए 122 में ये भी पूछा गया था, ऊर्जा का न तो सृजन किया जाएगा न ही विनाश, यह केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है तथा कुल ऊर्जा नियत रहती है। सही तो है, ऊर्जा सृजित किया जा सकता है लेकिन इसका विनाश नहीं किया जाता है। नहीं, ना तो सृजन, क्या बोले, ना ही विनाश होगा, ना इसको जमा कर सकते हैं, यानी ये भी नहीं है, तो वही आंसर इसका होगा। चलिए, जय हिंद, आप लोग सभी को मेहनत करिए, अगर कोई भी और दिक्कत हो तो पूछिए, हम अभी आगे आने समय में आपको, आप लोग के लिए बहुत, ये सबसे पहले कैसे याद रखें ज्यादा समय तक, कैसे कंफ्यूजन ना हो, साथ साथ करंट अफेयर कैसे पढ़ेंगे, मैथ रीजनिंग कैसे पढ़ेंगे, उसके लिए वीडियो लाएंगे। अभी अभी सबसे पहले वीडियो को शेयर करिए आप लोग, ठीक है, इतना उम्मीद आप लोग से हम रखते हैं, उम्मीद करिएगा। जय हिंद, और आप लोग बेस्ट ऑफ लक, तैयारी करिए।